गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आपका क्या है, जो भी लोग क्या आपके उत्तराखंड वन दरोगा की या उत्तराखंड से संबंधित अन्य एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सब लोगों को पता ही होगा, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, कि आयोग क्या आपका बहुत जल्दी इन सभी चीज़ों का एग्जाम करवाने वाला है। और एग्जाम करवाने के लिए आयोग किस चीज़ पर विचार कर रहा है, आयोग क्या सोच रहा है कि आपका जो परीक्षा का ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाए और साथ ही साथ आपके क्वेश्चंस भी क्या कर दिए जाए, कम कर दिए जाए, है ना। तो इस हिसाब से अगर देखो तो आयोग बहुत जल्दी इनकी पेपर करवा सकते हैं। तो आप लोगों को कंटिन्यू तैयारी में बने रहना है और अपनी सारी की सारी तैयारी पूरी करनी है, और पूरी करने के साथ साथ क्या करना है, आपको रिवीजन भी करना है। ठीक है, तो चलिए अब ज्यादा समय खराब ना करते हुए, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, हम आपकी क्लास 10th की है जो कि आपकी वन दरोगा में आएगी, साइंस, उसका क्या कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं ना। और जो इसका पहला और दूसरा चैप्टर है वो हम कर चुके हैं। अब जो आपका तीसरा चैप्टर है धातु अधातु यानी मेटल एंड नॉन मेटल, आज से हम क्या करेंगे, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, आपने जब आप छोटी क्लास में थे तो आपने कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, है ना। मेटल्स क्या होते हैं आपके, वो होते हैं जिनमें क्या होता है, आपकी लस्टर होती है, चमक होती है ना, जो क्या करते हैं, आपकी इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, यानी विद्युत के चालक और ऊष्मा के चालक होते हैं ना। अधातु क्या पढ़ा होगा आपने, वे होते हैं जिनमें क्या होता है, आपकी चमक नहीं होती है ना, जो कि जिनमें क्या होती है, आपकी चमक नहीं होते, जो आपका क्या करते हैं, विद्युत का चालन नहीं करते। इस प्रकार से आपने क्या पढ़ेंगे, धातु और अधातुओं के बहुत सारे गुण पढ़ेंगे। तो आज क्या करते हैं, हम इन्हीं धातुओं और अधातुओं का क्या देखते हैं, भौतिक गुणों को देखते हैं। क्या करेंगे, हम धातु और अधातुओं के भौतिक गुणों को देखेंगे। ठीक है, क्या है आज आपके भौतिक गुण, किसके, धातु और अधातु के। तो जो धातु और अधातुओं के भौतिक गुण अगर आपने पढ़े होंगे तो आपने क्या देखोगे, बहुत सारे अपवाद भी देखने को मिलते हैं, है ना। जैसे क्या होता है, आपकी क्या कहते हैं कि जो भी धातुएं होती है आपकी, सारी की सारी धातुएं क्या होती है, आपकी कठोर होती है। लेकिन आपने अपवाद देखा होगा, है ना, गैलियम और सीजियम होता है, वो आपकी क्या होती है, आपकी ठोस ना होकर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसी प्रकार से आपकी कई सारी अधातुएं होती है जिनमें क्या होती है, आपकी चमक होती है। जैसे कि आपका सोडियम है ना, सोडियम भी एक अधातु है, लेकिन अधातु होते हुए भी इसमें क्या पाई जाती है, आपकी चमक पाई जाती है। तो इस प्रकार देखते हैं क्या होते हैं, और जो अपवाद है ये अपवाद किस कारण आते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम आपका। तो देखते हैं सबसे पहले जो आपके क्या है, गुण है। गुण, ये क्या है, आपकी धातु और अधातु। ठीक है, प्रॉपर्टीज मेटल एंड नॉन मेटल। तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो पहला गुण होता है हमारा, वो क्या होता है, हमारे पास क्या होती है, इनकी अवस्था। ठीक है, क्या होता है, इनकी अवस्था। ठीक है, भौतिक अवस्था क्या आती है, आपका पहला गुण इनका भौतिक अवस्था आती है। तो अब जो हमारी क्या होती है, धातुएं होती है, अधिकांश धातुएं क्या होती है, हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो भी अधातु होते हैं हमारी, अधातुएं क्या होती है हमारी, ठीक है, किस में पाई जाती है, आपकी ये जो ठोस में पाई जाती है, आपकी क्या होती है, अधातुएं भी आपकी, ठीक है, ठोस होती है। ठीक है, और जो अधातुएं होती है हमारी, वो क्या होती है आपकी, ठीक है, वो किसमें पाई जाती है, आपकी ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, हमारे अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती हैं। तो अब देखिए इसके कुछ अपवाद भी आते हैं। ठीक है, पहली तो क्या है, इनकी भौतिक अवस्था है। जो धातु होते हैं हमारी, ज्यादातर धातुएं हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, और जो अधातुएं होती हैं हमारी, वो क्या होती है, हमारी ठोस और गैस अवस्थाओं में पाई जाती है। अब आपने दो धातुओं के नाम सुना होगा, कौन कौन से आपने सुना होगा, एक तो आपने क्या सुना होगा, मरकरी सुना होगा, है ना, और दूसरा क्या सुना होगा आपने, गैलियम सुना होगा। तो ये दोनों की दोनों क्या होती हैं आपकी, ठीक है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाएगी। क्या क्या बताया मैंने आपको, मरकरी, है ना, मरकरी, और क्या होता है आपकी गैलियम और सीजियम। मरकरी, गैलियम और सीजियम, ये सारी की सारी क्या होती है, हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये अपवाद आपको याद रखने। कौन कौन से बताए मैंने आपके, ज्यादातर ठोस धातुएं होती हैं आपकी, किसमें पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है आपकी। लेकिन मरकरी, गैलियम, सीजियम, ये सारी की सारी किसमें पाई जाती है, आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, और जो अधातुएं होती है हमारी, ठीक है, अधातुएं किसमें पाई जाती है हमारी, आपकी ठोस और द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब यहाँ पे एक अधातु आपको याद रखनी है, ब्रोमीन, है ना। तो ब्रोमीन हमारी एक अधातु है जो किसमें पाई जाती है, हमारी द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि ज्यादातर अधातुएं किसमें पाई जाती है, हमारी ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। अब देखिए जो हमारे यहाँ पे अपवाद आ रहे हैं, मरकरी, गैलियम और सीजियम, इन अपवादों को समझने की कोशिश करते हैं, ये अपवाद आ क्यों रहे हैं। ठीक है, इन अपवादों को जो आपके हैं, इनको दो तरीके से समझा जा सकता है। एक तो आपके आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत लगाकर, और बोहर मॉडल का प्रयोग करके।
लेकिन अगर आप उससे समझने की कोशिश करोगे तो वो फिजिक्स की दृष्टि से आएगा और आपकी समझ में भी नहीं आएगा, वो काफी क्या है आपका टफ है, उसमें आपको काफी नियम लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे समझते हैं जो हमारा क्या है आपकी केमिस्ट्री के हिसाब से समझते हैं। तो देखिए एक समझाता हूँ मैं आपको, जैसे मरकरी है हमारा, ठीक है, तो जो मरकरी होता है, तो मरकरी का क्या होता है हमारे पास, जो मरकरी होता है, तो मरकरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 80। और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो, यानी जब इसका आप क्या करते हो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हो, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आता है आपका, ठीक है, XE, ठीक है, 4F14, क्या कहा, XE 4F14 और 5D10 6S2 आता है। ठीक है, क्या कहा, जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो तो कितना आएगा आपका, जीनॉन है ना, जीनॉन कितना हो गया आपका 54, 4F2 होता है आपका। ठीक है, ये आपको सिखाऊंगा मैं भी। ठीक है, अभी आप फिलहाल देखिए, और क्या होता है आपका 5D10 6S2 होता है। ठीक है, क्या होता है आपका 5D10 6S2 होता है, ये हुआ आपका। ठीक है, क्या कहा मैंने आपको, जो हमारी ज्यादातर ठोस होती हैं, धातुएं होती है, सारी की सारी ठोस अवस्था में पाई जाती है, मरकरी, गैलियम, सीजियम को छोड़कर, ये तीनों की तीनों किसमें पाई जाती है, आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। अब हम ये समझ रहे हैं कि जब बाकी सारी की सारी धातुएं आपकी ठोस अवस्था में पाई जाती है, तो ये तीनों यार आपकी क्यों द्रव अवस्था में क्यों पाई जाती है, तो उसका कारण देखते हैं ना। कोई भी चीज आपकी ठोस अवस्था में कब आती है, आपकी कोई भी चीज आपकी ठोस अवस्था में कब आती है, जब क्या हो, उनके बीच क्या बना हो आपका, जो उनके बीच आबंध है या जो बंध बना है वो क्या हो आपका, प्रबल हो। ठीक है, और प्रबल बंध आपका कौन सा होता है, ठीक है, देखिए मैं आपको बताता हूँ, जो हमारा आयनिक बंध होता है ना, जो क्या होता है हमारे पास आयनिक बंध होता है, वो सबसे ज्यादा प्रबल होता है। ठीक है, आयनिक बंध के बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड आता है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध आता है, और जो सबसे दुर्बल बंध होता है हमारा, वो कौन सा होता है हमारा, वो कौन सा होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास, ठीक है, आयनिक हो गया आपका, हाइड्रोजन बंध हो गया, और क्या होता है आपका वान डेर वाल्स बल आता है ना। जो वान डेर वाल्स बॉन्ड होता है, जो वान डेर वाल्स बल होता है, वो क्या होता है आपका सबसे वीक होता है। अब जितनी भी हमारी धातुएं होती है, तो धातुएं क्या होती है आपकी, समझिए यहाँ पे जो धातुएं होती हैं, तो धातुएं क्या होती है, धातुओं के अगर आप आखिरी कोष देखोगे तो वहां पे क्या होता है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, तो वहां पे क्या होता है आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और धातु क्या करती है आपका इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर किसी अधातु के साथ क्या बना लेती है, आपका आयनिक बंध बना लेती है। अब देखिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। जैसे हमारे पास NaCl बनता है ना, तो सोडियम क्या है आपकी एक धातु है, क्लोरीन क्या है आपकी अधातु है ना, सोडियम क्या है आपकी धातु है, क्लोरीन क्या है आपकी एक अधातु है। तो धातुएं होती क्या, इससे पिछले वाले चैप्टर में बताया था आपको, धातुएं वो होती है जिनमें क्या होता है आपके आउटर मोस्ट शेल में फ्री इलेक्ट्रॉन पाई जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अधातु वो होती हैं, यानी धातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, और अधातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। अभी आपकी समझ में आएगा। जैसे सोडियम का कितना होता है हमारे पास, परमाणु क्रमांक होता है हमारे पास 11 है ना, तो जब आप इसका लिखोगे तो कितना आपका 2 8 8 और 10 अरे 11 हो गया। ठीक है, क्लोरीन का कितना होता है आपका 17 होता है, तो 2 8 और 7 हो जाएगा। अब देखिए, अब हमने क्या पढ़ा है, अष्टक का नियम पढ़ा है कि प्रत्येक धातु या कोई भी तत्व हो वो क्या अपना स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है। और स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब क्या है कि जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो उसके सबसे बाहर वाला उपकोष होगा, उस कोष में या कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपके, या तो 2 उपस्थित हो या 8 उपस्थित हो, है ना। 2 किसमें होता है आपके, केवल हाइड्रोजन या हीलियम में कर सकता है प्राप्त, और बाकी सबके लिए कितना होता है आपका 8 होता है। तो और ठीक है, तो अब अगर ये क्या करें, यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इसके जो सबसे बाहरी कोष हो जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें कितने हो जाएंगे आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बड़ी आसानी से। और अगर यहाँ से क्या करते हैं, आपका जो यहाँ पे अधातु है, अधातु की हमारी क्लोरीन, अगर इस क्लोरीन को किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके भी क्या हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, है ना। तो देखिए अगर इसने त्याग दिया तो कितना हो गया आपका 2 8, यानी इसका जो बाह्यतम उपकोष है वो क्या आपका पूरा भर गया, यानी इसने क्या कर लिया आपका स्थायित्व प्राप्त कर लिया। और अगर इसने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो कितना हो गया आपका जो इसका सबसे बाहरी उपकोष था उसमें भी कितने हो गए आपके 8 हो गए। ठीक है, आपको पता है दुनिया में प्रत्येक चीज कहाँ जाती है, स्थायित्व की तरफ जाती है। जैसे आपको अगर कहीं 100 रुपए मिल रहे हैं और कोई दूसरा आपको कितना दे रहा है 200 रुपए दे रहा है, तो आप कहाँ जाओगे जहां आपको 200 रुपए मिलेंगे, वहां, क्योंकि आपके पास क्या है ज्यादा स्थायित्व आ रहा है। ठीक है, तो वही चीज है कि जो भी धातुएं आप देखोगे तो उनके आउटर मोस्ट में आपको कितने इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, या तो 1 मिलेंगे या 2 मिलेंगे। और ये धातुएं क्या करती हैं, जो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होता है उनका त्याग कर देती है ना। क्यों कर देती है भाई, क्योंकि उनको क्या बनाना, अपना स्थायित्व बढ़ाना है। और स्थायित्व बढ़ाने का मतलब क्या है कि जो उनका जो भी आउटर मोस्ट सेल हो उसमें कितने हो आपके 8 इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, इसी प्रकार से। तो अब देखिए जो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे हमारा, ठीक है, तो ये बात समझ में आया आपकी धातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन देने की, और अधातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है आपकी इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। अब जैसे आपके लो मैग्नीशियम लो, है ना, मैग्नीशियम का कितना होता है आपका 12 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 8 2
अभी देखिए इसको अपना अष्टक पूर्ण करना है, तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको क्या करने पड़ेंगे, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ले ले, 6 इलेक्ट्रॉन लेना यानी उधार लेना, इससे महंगा, इससे अच्छा क्या करते हैं अपने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो जो भी धातु होती है उन धातुओं का क्या होता है आपका, जिस भी कोष में इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो पूर्ण नहीं भरा होता है, जिसके कारण वो क्या करती है आपके धातुओं का त्याग करती है ना, क्या करते हो आपके त्याग कर देती हैं। ठीक है, तो अब देखिए लेकिन जब क्या होता है हमारे पास, ठीक है, और मैंने और हाँ, और जो धातुओं और अधातुओं के बीच जो ये बंध बनता है इसको हम क्या बोलते हैं आपका आयनिक बंध बोलते हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो भी हमारे बॉन्ड का निर्माण होता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं आपका आयनिक बंध बोलते हैं। और जो आयनिक बंध होता है क्या होता है आपका बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन हम जब बाकी चीजों को देखते हैं, ठीक है, अब जैसे अब आए हम मरकरी पे आए, ठीक है, किस पे आए हम मरकरी पे आए, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 80 होता है। ठीक है, जीनोन ये क्या हो गया आपका 54 हो गया, क्योंकि जीनोन भी क्या होती है हमारी एक अक्रिय गैस होती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ठीक है, 5f में 4f में कितना होता है आपका, में कितना होता है आपका 14 होता है, 5d में 10 होता है, 6s में 2 होता है। अब देखिए जो आपका जीनोन का है आउटर मोस्ट सेल वो कौन सा आपका, आपको पता है sp-d-f। ठीक है, तो इसका जो सबसे भारी उपकोष है वो क्या हमारा f है। अब समझिए जो हमारे s उपकोष में कितना आता है आपके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, p में आपके 6 आते हैं, d में आपके कितने आते हैं आपके 10 आते हैं, और जो आपका f होता है इसमें कितने आते हैं आपके 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं अधिकतम। ठीक है, अब जो यहाँ पे हमारा सबसे भारी उपकोष है वो कौन सा हमारे पास 14 है ना, 4f वाला है, और 4f में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके 14 इलेक्ट्रॉन है। अब क्योंकि इसका f उपकोष पूरा का पूरा भरा हुआ है, तो अब क्या करेगा, जो भी इसके साथ आएगा ये उसको इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, क्योंकि इसने क्या आपका पहले से ही स्थायित्व प्राप्त कर रखा है। ठीक है, इसने क्या कर रखा है आपका पहले से ही इसमें स्थायित्व प्राप्त कर रखा है। ठीक है, हमारा मतलब आपको क्या है, कितने आपको आपके पास पहले से आपको 20,000 सैलरी मिल रही है, और अब मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 10,000 दूंगा और आप अपनी 20,000 की सैलरी छोड़कर यहाँ आ जाइए, तो क्या आप आएंगे, नहीं आएंगे। तो वही बात है कि ये चीज आपकी क्या है पहले से ही स्थायी है। ठीक है, क्योंकि एफ में कितने होता है आपके अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन होता है, इसके एफ में क्या आपके पहले से ही 14 इलेक्ट्रॉन है, तो इसीलिए ये क्या करेगा आपका आयनिक बंध नहीं बनाएगा, है ना। ये क्या बनाता है उसके बाद जो भी आता है उसके साथ क्या बनाता है आपका वांडरवाल बल बनाता है, और जब ये वांडरवाल बॉन्ड बनाता है तो वांडरवाल बॉन्ड क्या होता है आपका वीक होता है ना। और जो अवस्था होती है हमारी, ठीक है, ठोस अवस्था वो कब होती है, जब उनके बीच क्या होगा आपका बल प्रबल होगा। ठीक है, जब उनके बीच जो आकर्षण बल लग रहा हो वो आकर्षण बल क्या होगा आपका प्रबल हो। आकर्षण बल प्रबल कब होता है, जब आयनिक बंध बनता है। और आयनिक बंध कब बनता है, जब उन किसी भी धातु के आउटर मोस्ट सेल पूरा नहीं भरा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमारा जो मरकरी था, ये जो अन्य है गैलियम सीजियम है, जो भी हमारे द्रव में पाए जाते हैं, तो जो भी उनका आउटर मोस्ट सेल होता है वो क्या होता है आपका पूरा का पूरा भरा हुआ होता है। पूरा का पूरा भरा होने के कारण वो क्या करते हैं दूसरे तत्वों के साथ आयनिक बंध नहीं बना पाते हैं। और जब आयनिक बंध नहीं बनाते तो कौन सा बंध बनाते हैं आपका वांडरवाल बंध बनाते हैं ना, क्योंकि जो हाइड्रोजन बंध होता है, हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हाइड्रोजन चाहिए होता है, और हाइड्रोजन के साथ साथ ही FON यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों के इनमें से कोई भी 2 एक साथ चाहिए होते हैं ना। अब जबकि हमारा क्या गैलियम सिंगल है आपका, तो वहां पर हाइड्रोजन बंध बनने का सवाल ही नहीं बनता है ना। तो जब ये क्या बनाता है आपका, ठीक है, तो इस कारण क्योंकि इसका आउटर मोस्ट सेल भरा है तो इसके कारण ये आयनिक बंध नहीं बनाता है। जब आयनिक बंध नहीं बनाता तो धातुओं के साथ क्या यौगिक तो बनाता ही बनाता है। तो यौगिक बनाता है वो कौन से बंध द्वारा बनाता है, आपके वांडरवाल बंध द्वारा बनाता है। और जो वांडरवाल बल होता है वो क्या होता है हमारा दुर्बल होता है ना। जो आपकी क्या होती है आपने पढ़ा होगा, जो द्रव होते हैं तो जो उनके बीच आकर्षण बल होता है वो क्या होता है आपका थोड़ा कमजोर होता है। अब क्योंकि इनके बीच वांडरवाल बॉन्ड बन रहा है, और वांडरवाल बॉन्ड कैसा होता है आपका वीक होता है, तो इसलिए जितनी भी ये धातुएं हैं ये धातुएं किस में पाई जाती हैं आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, आशा करता हूँ मैं आपको समझा पाने में कामयाब हो रहा हूँगा। अगर नहीं आई आपकी समझ में तो आप कमेंट करके पूछिए, मैं आपको अगली वीडियो में फिर से समझा दूंगा। ठीक है, आपको मैंने क्या समझाया कि जो भी धातुएं होती हैं, धातुओं की प्रवृत्ति क्या होती है, अपना इलेक्ट्रॉन त्यागती हैं। और इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागती हैं, क्योंकि उनका अपना अष्टक या जो भी उनका उपकोष होता है उस उपकोष को पूर्ण करना होता है। मैंने आपको बता दिया एस में कितने होता है आपके 2 करना होता है पूर्ण, पी में कितने होते हैं आपके 6 होते हैं, और डी में कितने होते हैं आपके 10 होते हैं, एफ में 14 होते हैं, है ना। और जब भी कोई चीज क्या होती है आपकी, जैसे मैंने आपको कहा आपके पास 20,000 की नौकरी, मैं आपको बोलूँ 10,000, तो आप आओगे नहीं आओगे। जब मैं क्या करूंगा आपको 20 से ज्यादा दूंगा तभी आओगे, है ना। तो इसीलिए क्या होते हैं, तो इसीलिए ये जो धातु होती है आपके आयनिक बंध नहीं बना पाती है, बल्कि कौन सा बंध बनाती है आपके वांडरवाल बल बनाती है, जिसके कारण ये क्या होती है आपकी द्रव अवस्थाओं में पाई जाती है। ठीक है,
अब यही कारण क्या है हमारा, ब्रोमीन के लिए भी यही सेम कारण हमारा अप्लाई होता है। तो पहली भौतिक अवस्था आपकी समझ में आ गई होगी बात, है ना, कि भौतिक अवस्था में क्या होती है, आपकी जितनी भी धातुएं होती है, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, गैलियम, सीजियम और मरकरी को छोड़कर। और जितनी भी हमारी अधातुएं होती है वो सारी की सारी अधातुएं या तो हमारी ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में गैस अवस्था में पाई जाती है, केवल और केवल ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन ही केवल एक ऐसी अधातु है जो किसमें पाई जाती है, आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, तो अब जो हमारी दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज क्या आती है हमारे पास, चमक, है ना, धात्विक चमक, जिसे हम क्या कहते हैं, आपकी धात्विक चमक या चमक कह लीजिए आप, है ना। तो देखा होगा आपने, जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुओं में क्या होती है, आपकी चमक पाई जाती है ना, लस्टर, है ना, चमक, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका लस्टर भी बोलते हैं इसके हम, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हम इसे लस्टर बोलते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं, इन धातुओं में क्या होती है हमारे पास, धात्विक चमक पाई जाती है। धातु में क्या होती है हमारे पास, धात्विक चमक पाई जाती है। और अधातुओं में इस प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती, इनमें क्या होती है, आपकी कोई चमक नहीं पाई जाती है। अब इसके भी दो अपवाद आते हैं आपके, एक तो क्या आता है आपका ग्रेफाइट आता है और एक आयोडीन आता है। ठीक है, तो जो आपके अधातु है ग्रेफाइट और आयोडीन, इनमें क्या होती है, आपकी चमक पाई जाती है। जो आपकी दो अधातु हैं ग्रेफाइट और आयोडीन, इनमें क्या होती है, आपकी चमक पाई जाती है। अब जो आपकी धातुएं होती है ना, धातुएं क्या होती है आपकी शुद्ध अवस्था में क्या होती है, इनमें एक चमक पाई जाती है। जैसा आपने देखा होगा, अगर लोहा हो, लोहे के ऊपर भी क्या होता है, आपका जंग लगा होता है, लेकिन जैसे ही आप उस जंग को खुरकते हो तो आपको एक चमक दिखाई देती है, वही चमक क्या कहलाती है, आपकी धात्विक चमक कहलाती है। ठीक है, तो जो भी धातु आपकी शुद्ध अवस्था में हो, शुद्ध अवस्था में मतलब अर्थात क्या, उन्होंने जो वायुमंडल में उपस्थित वायु या ऑक्सीजन या अन्य गैसें हैं उनके साथ अभिक्रिया ना की हो, अगर फ्रेश आपने खादान से निकाली तो आपको क्या देखते हैं, चमक देखने को मिलती है। और जितनी भी अधातुएं होती हैं, अधातुओं में हमारी चमक नहीं पाई जाती हैं, लेकिन इसके भी अपवाद हैं आपके ग्रेफाइट और आयोडीन, है ना। आयोडीन मतलब क्या, जो आपका नमक है, देखा होगा आपने, क्या होता है उसमें चमकता है, सफेद सफेद होता है। ग्रेफाइट भी क्या होता है, आपको जिससे आप लिखते हो तो वो भी क्या होता है, उसमें भी क्या होती है, आपकी चमक होती है। अब जो अगली चीज आती है हमारे पास, वो क्या आती है हमारे पास, ठीक है, तन्यता। ठीक है, क्या आती है हमारे पास, आघात वर्धन्यता और तन्यता। ठीक है, आघात वर्धन्यता, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका, ठीक है, डक्टेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, मेलेबिलिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसे, मेलाबिलिटी। अब समझते हैं कि आघात वर्धन्यता होती क्या है। तो आघात वर्धन्य क्या होती है, अर्थात कि अगर आप धातुओं को पीट पीट कर उनके क्या बना सकते हो, पतली चादर बना सकते हो। तो जो धातुओं का ये पतली चादर में परिवर्तित होने का गुण होता है, इसको ही हम क्या कहते हैं, आपकी आघात वर्धन्यता कहते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती हैं आपकी, सारी की सारी क्या होती है, आपकी आघात वर्धन्य होती है, अर्थात हम उनको पीट पीट कर क्या बनाए जा सकते हैं, पतली चादर बना सकते हैं ना। इसी कारण तो आपने क्या देखा होगा, जो भी आपकी मिठाइयां होती हैं, तो मिठाई के ऊपर आपने एक सिल्वर फॉइल देखी होगी ना, चांदी की परत होती है, वो चांदी की परत की तो आपकी बहुत पतली होती है। क्यों होती है, क्योंकि धातुओं का गुण क्या होता है, आप उसको हथौड़े से पीट पीट कर क्या बना सकते हो, आप उनकी पतली चादरें बना सकती हो। ठीक है, तो क्या होती है, आपकी धातुओं में क्या होता है, आघात वर्धन्य का गुण पाया जाता है। जबकि जो अधातुएं होती हैं, उन अधातुओं में क्या होता है, आपका आघात वर्धन्य का गुण नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। बल्कि जो हमारी अधातुएं होती है, वो अधातुएं क्या होती है हमारे पास, भंगुर होती है। क्या होती है हमारे पास, भंगुर, यानी बर्टाइल होती है ना, ब्रुटाइल होती है। अर्थात ये क्या लिखा है आपकी, अगर आप इसे हथौड़े से मारोगे तो क्या होगा, आपके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, है ना। जैसे आपने ग्रेफाइट देखा होगा, जो पेंसिल होती है, अगर आप पेंसिल को क्या कर सकते हो, हाथ से तोड़ सकते हो, है ना, आप थोड़ा से मारोगे टूट जाती है। या जैसे आपने कांच देखा होगा, कांच भी क्या आपका एक आधार, तो अगर आप उसको मारते हो तो क्या होता है, आपका टूट जाता है, हथौड़े से मारते हो, है ना। तो जो आपकी जितनी भी धातुएं होती हैं, सभी धातुओं में क्या होता है, आपका आघात वर्धन्यता का गुण पाया जाता है। और जितनी भी हमारी क्या होती है, आपकी अधातुएं होती हैं, ठीक है, जितनी भी क्या होती है हमारे पास अधातुएं होती हैं, उन अधातुओं में क्या होता है हमारे पास, आघात वर्धन्यता का गुण नहीं पाए जाते, बल्कि वो क्या होती है, आपकी भंगुर होती है। अर्थात अगर आप उनको हथौड़े से मारोगे तो वो क्या हो जाती है, आपकी टूट जाती है। अगला आता है आपका तन्यता का गुण, है ना। अगला क्या आता है आपका, तन्यता का गुण। तन्यता अर्थात जो भी क्या होती है, आपकी धातुएं होती है, अगर हम उन धातुओं को खींचेंगे तो वो धातुएं खींच के क्या बन जाती है, आपका पतला तार बन जाती है ना। तो जितने भी आपने देखा होगा, जितने भी आपके विद्युत उपकरण है, जो आपकी बिजली के तारें होती हैं, वो सारी की सारी तारें किसकी बनी होती है, आपकी धातुओं की बनी होती है। क्यों, क्योंकि धातुओं में क्या होता है, आपका तन्यता का गुण पाया जाता है। ठीक है, क्या होता है आपके पास, धातुओं में क्या होता है, आपके पास तन्यता का गुण पाया जाता है। तो इसीलिए क्या होती है आपकी इनमें, ठीक है, इनमें क्या होता है, आपका तन्यता का गुण पाया जाता है, जबकि अधातुओं में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अगला आता है आपके पास, क्या आता है आपके पास, कठोरता। ठीक है, अगली चीज क्या आती है आपके पास, कठोरता।
तो देखिए जितनी भी क्या होती है हमारे पास धातुएं होती हैं, सारी की सारी धातुएं क्या होती है हमारे कठोर अवस्था में पाई जाती है, और जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं क्या होती है हमारे पास कठोर अवस्था में नहीं पाई जाती है, ठीक है, बल्कि वो क्या होती है आपकी भंगुर होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ऊपर। तो अधातुएं क्या होती है हमारे पास भंगुर होती है, अर्थात जैसे ही आप क्या करो उनको मारोगे तो क्या हो जाती है आपकी टूट जाती है ना। अब इसके भी हमारे पास कुछ अपवाद आते हैं, जैसे आपके पास क्या है कठोरता, मैंने क्या आपको बताई, सभी धातुएं क्या होती हैं आपकी, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं आपकी कठोर होती हैं, अधिकांश धातुएं क्या होती हैं हमारे पास कठोर होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं जैसे पोटेशियम, आपका पोटेशियम इतनी मुलायम धातु होती है कि अगर आप उसको चाकू से काटोगे तो इसको क्या कर सकते हो आप, आसानी से चाकू से भी काटा जा सकता है आपका पोटेशियम का। और आपका एक क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है कि वह कौन सी धातु है जो आपकी आसानी से चाकू से काटी जा सकती है, तो कौन सी धातु आपका पोटेशियम होगी वो, ठीक है। तो पोटेशियम आपकी एक ऐसी धातु है जिसको आप क्या कर सकते हो आसानी से काट सकते हो, है ना। दूसरी आती है आपका सोडियम, है ना, और लिथियम, ठीक है। क्या क्या था आपका सोडियम और लिथियम, तो क्या क्या पढ़ा हमने, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, ये तीनों क्या होती हैं, ये तीनों हमारी ऐसी धातुएं हैं जो क्या होती है हमारी, क्या होती है हमारी कठोर नहीं होती है। अब जितनी भी अधातुएं होती है हमारी, अधातुएं क्या होती है हमारे पास सामान्यतः क्या होती है हमारे पास भंगुर होती है ना, ऊपर भी बताया मैंने आपको, सामान्यतः क्या होती है हमारे पास भंगुर होती है। लेकिन आपने पढ़ा होगा हीरा, हीरा क्या हमारे पास, हीरा क्या हमारे पास एक अधातु है, क्यों, क्योंकि एक कार्बन का अपर रूप है। तो हीरा आपने सुना होगा इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर तत्व है ना, धातु नहीं बोला मैंने बल्कि क्या बोला तत्व। तो जो हीरा है हमारा इस पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे कठोर क्या है हमारे पास तत्व है, ठीक है, क्या हमारे पास सबसे कठोर तत्व कौन सा है हमारे पास, हीरा। तो हीरा जो है वो हीरा धातु अधातु होते हुए भी क्या है आपका ठोस है, क्या है आपका अधातु होते हुए भी क्या है आपका कठोर है ना। क्या कहा हमने, हीरा जो है हमारा वो अधातु होते हुए भी हमारा क्या है आपका कठोर है। तो इसी प्रकार से हमारा जो इसका दूसरा क्या आता है एग्जांपल आता है, ये क्या कहा हमने हीरा, हीरा कठोर है, और साथ में क्या था हमारे पास बोरोन, है ना, हीरा, और दूसरा क्या आता है हमारे पास बोरोन। तो जो हमारे पास हीरा होता है, ये हीरा क्या होता है हमारे पास कठोर होता है, और जो बोरोन होता है ये क्या होता है हमारे पास, ये भी कठोर होता है। ये दोनों क्या है आपकी अधातु, और जितनी भी अधातुएं होती हैं सारी की सारी अधातुएं क्या होती थी हमारी भंगुर होती थी, अर्थात मारने पर क्या हो जाती थी आपकी टूट जाती थी। लेकिन ये दो अधातुएं ऐसी हैं जो क्या होती हैं आपकी ठोस होती हैं। अब जो अगला गुण आता है हमारे पास, तो अगला गुण क्या था हमारे पास विद्युत चालकता, ठीक है, क्या होता है हमारे पास अगला गुण इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, चालकता, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं आपके सुचालक, है ना, क्या था आपके पास सुचालक, ठीक है। तो जितनी भी धातुएं होती हैं आपकी, धातुएं क्या होती हैं आपकी सारी की सारी धातुएं क्या होती हैं आपकी सुचालक होती है, अर्थात ये अपने में से होकर बिजली को और ऊष्मा को एक स्थान से दूसरा स्थान जाने देती है ना। सुचालक और कुचालक तो आपको पता ही होता है, सुचालक वे पदार्थ होते हैं जो बिजली और क्या है आपके ताप का क्या करते हैं आपका एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण करते हैं। तो जितनी भी धातुएं होती है हमारी सारी की सारी धातुएं क्या होती है हमारे पास, ठीक है, क्या होती है हमारे पास, क्या होती है आपके पास ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती है ना, क्या होती है आपकी धातुएं ऊष्मा और विद्युत की चालक होती हैं, विद्युत की चालक होती हैं। अब जो भी अधातुएं होती है हमारे पास, ठीक है, अधातुएं सामान्यतः जितनी भी अधातुएं हमारी क्या होती हैं आपकी ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, क्या होती है आपके पास ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं, विद्युत की कुचालक, अर्थात ये अपने में से क्या करते हैं आपके, या आप क्या कह सकते हो इनको आप क्या बोल सकते हो गुड कंडक्टर बोल सकते हो, ठीक है। और जो आपकी ये अधातुएं होती है क्या होती है आपकी, ठीक है, बेड कंडक्टर होती है। तो अब देखिए जो हमारा क्या होते हैं किसी भी चीज में आपके विद्युत यानी जो बिजली होती है एक जगह से दूसरी जगह कब जाती है, जब उस चीज में क्या होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं ऊष्मा और विद्युत के सुचालक के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास मुक्त इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जैसे कि मैंने आपको क्या बताया जितनी भी हमारे पास धातुएं होती हैं, तो जो धातुओं में क्या होते हैं आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, क्योंकि जो उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वहां क्या होता है आपके एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही हम क्या करते हैं उनको ऊष्मा मिलती है तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाके क्या होता है आपके बाहर निकल जाते हैं और क्या करने लगते हैं उसमें आपका विद्युत का चालन करने लगते हैं।
अब जो हमारे क्या होती है, जो अधातुएं होती है, उन अधातुओं में क्या होता है आपके, उनकी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति नहीं होती, बल्कि क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति होती है ना, जिसमें आपको बताया था। तो सोडियम का कितना होता था आपका 2 8 1 होता था, क्लोरीन का कितना होता था आपका 2 8 7 होता था। तो यहां से जैसे आप इन्हें ऊष्मा दोगे, एक इलेक्ट्रॉन क्या आपका आवारा इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसको साथ कोई आकर्षण बल मिलने पे आपका आसानी से निकल जाता है। जबकि अधातुओं के जो आउटर मोस्ट में होते हैं, उसमें क्या होता है आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वहां से इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल पाते हैं। तो इसलिए जितने भी हमारी क्या होती है धातुएं होती है, वो सारी की सारी विद्युत की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं क्या होती है हमारे पास विद्युत की कुचालक होती है। अब इसका भी हमारे पास एक अपवाद आता है, वो अपवाद क्या है आपका ग्रेफाइट। वो अपवाद क्या है आपका ग्रेफाइट। तो अब देखिए जो आपका ग्रेफाइट है वो अधातु होते हुए भी क्या करता है आपका वैद्युत का चालक करता है। अब इसका कारण भी क्या है, इसका कारण भी है मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, जब आप क्या देखोगे ग्रेफाइट की संरचना देखोगे तो आपको ग्रेफाइट की संरचना कुछ इस प्रकार की देखने को मिलती है। ठीक है, क्या होती है आपकी ग्रेफाइट की संरचना आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब देखिए ग्रेफाइट भी क्या आपका कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी आपकी 4 होगी, है ना। संयोजकता मतलब जो उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपका कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है आपका 6 होता है। जब आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो कितना होगा आपका 2 और 4 हो जाएगा, क्योंकि एस में कितने होता है आपके 2 होते हैं, पी कोष में कितने होता है आपके 6 होते हैं। तो यहाँ पे कितना आपका पी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, और चौथा कहाँ होगा आपका इस तरफ से होगा। अभी क्या 1 2 3 है ना, यानी जो आपका ये इलेक्ट्रॉन है कार्बन है, इसके पास कितने आपके 3 ही इलेक्ट्रॉन है, यानी अभी इसके पास क्या 1 इलेक्ट्रॉन और उपस्थित है। वो इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है आपका अंतरकाशीय अवकाश में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, तो जब आप इसकी संरचना पाओगे तो आप इसकी संरचना में क्या देखते हो कि जो इसका जो क्या होता है आपके पास जो ग्रेफाइट की संरचना होती है उसमें कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, और बॉन्ड नहीं बनाने के कारण क्या होता है वो इलेक्ट्रॉन आपका मुक्त अवस्था में होता है। और क्योंकि ग्रेफाइट में ये इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होता है, इसीलिए ये क्या करता है आपका आसानी से विद्युत का चालन करता है। ठीक है, क्या करता है ये आपका विद्युत का चालन करता है। ठीक है, अब जो अगला आता है आपका क्या आता है आपके पास डेंसिटी। ठीक है, घनत्व। अगला क्या आता है आपके पास इनका गुणधर्म क्या आता है आपके पास घनत्व। ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो भी हमारे पास धातुएं होती है उनका क्या होता है आपका घनत्व उच्च घनत्व होता है। क्या होता है आपका उनका घनत्व उच्च होता है। जितनी भी अधातुएं होती है उनका घनत्व क्या होता है हमारे पास कम घनत्व होता है। उनका घनत्व क्या होता है आपका कम घनत्व होता है। तो ये चीजें थी आपकी क्या थी जो धातुओं और अधातुओं के क्या बताते थे आपका गुण बताते थे। ठीक है, अगला क्या आता है आपका, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्या होता है आपका गलनांक एवं क्वथनांक, है ना। क्या बोलता है आप क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं आपका क्वथनांक। ठीक है, तो क्वथनांक क्या होता है किसी भी द्रव का वह ताप जिस पर उसका, ठीक है, वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं आपका क्वथनांक कहते हैं। आपकी समझ में ये परिभाषा नहीं आई होगी, छोड़िए, आप सीधे सीधे ये समझिए कि वह ताप जिस पर क्या होता है कोई भी चीज उबलनी शुरू होती है। ठीक है, अब किसी दिन मैं आपको क्वथनांक पढ़ाऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। वैसे क्वथनांक की जो एक्चुअल डेफिनेशन होती है वो एक्चुअल डेफिनेशन क्या होती है आपकी किसी भी द्रव के लिए वह ताप जिस पर उसका आंतरिक दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है वह क्या कहलाता है उस चीज का क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, तो अब क्या होता है हमारे पास जितनी भी क्या होती है हमारे पास, ठीक है, गलनांक और क्वथनांक, है ना। तो जितनी भी क्या होते हैं हमारे पास जो धातुएं होती हैं उनके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं उच्च होते हैं। ठीक है, उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं हमारे पास उच्च होते हैं। अब जो क्या होता है हमारे पास गैलियम और सीजियम होते हैं, है ना। क्या होता है हमारे पास जो गैलियम सीजियम और मरकरी जो ऊपर लिखी हुई मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो हमारे क्या होते हैं गैलियम सीजियम और मरकरी होते हैं कमरे के ताप पर क्या होता है हमारे पास द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। अर्थात इनका गलनांक यानी क्या है इनका गलनांक यानी वह बिंदु जहां पर वो क्या होता है आपका गलता है तो क्या होगा इनका कम होगा, तभी तो आसानी से हाथ की हथेली पर रखते ही गल जा रहा है। अगर इनका गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता तो आपको क्या करनी पड़ती है जैसे पानी का जैसे कि आपका लोहे का गलनांक कितना है यानी जिस पे गलता है बहुत ज्यादा हाई होता है ना, तभी तो उसको गलाने के लिए आपको देखा होगा फैक्ट्रियों में कितना उच्च ताप किया जाता है। जबकि जो आपके गैलियम सीजियम में मरकरी है इनका गलनांक क्या होगा आपका बहुत कम होगा, तो इसीलिए तो आपके कमरे के ताप पर हाथ में रखते ही पिघल जाते हैं ना। तो इनका जो गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है आपका उच्च होता है। इसके अपवाद क्या आते हैं आपके पास गैलियम सीजियम और मरकरी, है ना, गैलियम सीजियम और मरकरी। अब जितनी भी अधातुएं होती हैं उनके गलनांक क्या होते हैं हमारे पास गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं आपके निम्न होते हैं या कम होते हैं ना। जितनी भी क्या होते हैं हमारे पास अधातुएं होती हैं उनके क्या होते हैं आपके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं, अर्थात ये क्या होता है आपके आसानी से पिघल जाते हैं। अब जो अगली चीज आती है अगली चीज मैं आपको ऐसे बता देता हूँ आपका क्या, ठीक है,
अच्छा बता दी मैंने आपको अगात वर्धन। अच्छा सोनोरस है ना, यानी क्या आपका पीटने पर क्या करते हैं, आवाज करते हैं ना। जितनी भी धातुएं होती है आपके, जैसे आप क्या करते हो इनको मारते हो तो ये सारे के सारे क्या होते हैं आपकी, ठीक है, आवाज उत्पन्न करती है। इसीलिए तो आपने देखा होगा जो आपकी स्कूलों में घंटी होती है वो किस चीज की बनी होती है, आपकी लोहे, या लोहा भी क्या होता है आपका धातु की बनी होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप उसको मारते हो तो उससे क्या आपकी आपकी आवाज आती है। जबकि जो अधातुएं होती है उनमें क्या होता है आपका सोनोरस का गुण नहीं पाया जाता है, यानी ध्वनि उत्पन्न नहीं करते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो भंगुर होता है। जैसे कांच है आपका, कांच धातु में जिसमें ऊपर उदाहरण दिया था, आप जैसे ही मारोगे वो क्या हो जाएगा आपका, टूट जाएगा। तो ये क्या थी आपकी जितनी हमारी धातुएं और अधातुएं थी उनके गुण देखे हमने, और उनमें अपवाद पाए जाते हैं जो, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, समराइज कर देता हूं मैं, आपकी समझ में आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए भौतिक अवस्था, ठीक है, धातु मैंने आपको बता दी वो है, तो जिनमें ये सारे गुण पाए जाते हैं। और मेनली क्या होता है, जो धातुएं होती है वो क्या करते हैं आपके, उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है ना। और जो अधातुएं होती है उनकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की यानी लेने की क्या होता है, उनका गुणधर्म होता है। तो चलिए देखते हैं, समराइज कर लेते हैं एक बार। भौतिक अवस्था, तो जितनी भी धातुएं होती है, अधिकांश धातुएं क्या पाई जाती है, ठोस अवस्था में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जो धातुएं होती हैं वो अधातुओं के साथ मिलकर क्या करती है, आपका आयनिक बंध बनाती है। और जो आयनिक बंध होता है वो क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके कारण क्या होता है उनके बीच अंतर आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है। और जब अंतर आकर्षण बल ज्यादा हो तो क्या होंगे, आपकी ठोस अवस्थाओं में पाई जाएंगी। लेकिन जो आपका मरकरी, गैलियम, सीजियम होता है ये क्या होते हैं आपकी ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती बल्कि द्रव अवस्था में पाई जाती। क्यों? क्योंकि जो इनका आउटर मोस्ट शेल होता है वो क्या होता है आपका, कंप्लीटली फिल्ड होता है, पूरा भरा होता है। और जब पूरा भरा होता है तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देती हैं, और जब ये इलेक्ट्रॉन नहीं देती हैं तो आपका आयनिक बंध नहीं बना पाती हैं। और जब ये आयनिक बंध नहीं बनाती तो आपका कौन सा बंध बनाती है, आपका ये वांडरवाल बंध बनाती है। और जो वांडरवाल बंध होता है वो आयनिक बंध और हाइड्रोजन बंध की तुलना में वीक होता है, कमजोर होता है। तो इसीलिए क्या होता है आपके द्रव अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। जो अधातुएं होती है, अधातु हमारी ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। क्यों भाई? क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन किससे ग्रहण करती हैं, आपकी धातुओं से ग्रहण करती हैं। तो इसलिए क्या बनाती है, ये भी आयनिक बंध बनाती है जो ठोस होते हैं। और जो जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती हैं वो क्या करती हैं आपकी, आयनिक बंध नहीं बनाती। और एक अपवाद आपको याद रखना है, जो जितनी भी वैसे तो हमारी अधातुएं सारी की सारी ठोस अथवा गैस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो आपकी क्या होती है, आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो आपका जो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस प्रकार से कि कौन सी धातुएं आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, गैलियम, सीजियम और मरकरी हो गया। कौन सी अधातु आपकी द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो क्या हो गया आपका, ब्रोमीन हो गया, ठीक है। अगला आता है आपका लस्टर यानी चमक, है ना। जितनी भी धातुएं होती हैं ये क्या होती है आपकी शुद्धतम अवस्था में क्या होती है, इनमें एक धात्विक चमक होती है, ठीक है। शुद्धतम अवस्था का अर्थात मतलब जैसे ही आपने खानों से बाहर निकाला, क्योंकि जब आप बाहर निकालोगे तो वायुमंडल में क्या होता है आपकी बहुत सारी गैसें होती है, और ये धातुएं क्या करती हैं, उन गैसों से अभिक्रिया करके अपने ऊपर एक परत बना लेती है ना, ऑक्साइड की परत, नाइट्राइड की परत, इस प्रकार की परतें बना लेती हैं, जिसके कारण उनकी चमक हमें नहीं दिखाई देती। जैसे आपने लोहा ही देखा होगा तो जो लोहे के ऊपर जंग लग जाता है ना, तो क्यों? क्योंकि वो क्या करता है आपका वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से और पानी से अभिक्रिया कर लेता है, तो जिसके कारण उसकी चमक गायब हो जाती है, ठीक है। जो हमारे पास अगला आता है, जो अधातुएं होती है, अधातुओं में इस प्रकार की कोई चमक नहीं पाई जाती, लेकिन इसके भी दो अपवाद हैं, ठीक है। एक तो क्या है आपका ग्रेफाइट और आयोडीन। जो ग्रेफाइट और आयोडीन नामक जो अधातुएं हैं इनमें क्या होती है आपकी चमक पाई जाती है, ठीक है। आघातवर्धन्यता यानी मेलेबिलिटी, है ना, यानी जब आप क्या करते हो उनको पीटते हो तो उनको पीट पीट कर आप क्या बना सकते हो, पतली चादर बना सकते हो, है ना। तो जो अधातुएं होती है उनमें तो आघातवर्धन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं को पीट पीट के आप क्या बना सकते हो, चादर बना सकते हो। लेकिन जो अधातुएं होती हैं उनमें आघातवर्धन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। जैसे ही आप उन्हें बांटोगे तो क्या हो जाएगा, आपकी भंगुर होती है, ब्रोटाइल होती है, इसलिए टूट जाती है आपकी, ठीक है। तो जो आपका यहाँ से क्वेश्चन बनता है ये पूछता है कि जो आपके क्या होते हैं मिठाई होते हैं, मिठाई के ऊपर किस धातु की परत होती है, तो किसकी होती है आपकी चांदी की परत होती है। क्यों भाई? क्योंकि उसमें आघातवर्धन्यता का गुण पाया जाता है। बनाने के लिए हम बाकियों की बना सकते हैं, लेकिन क्या होती है आपकी बाकी धातुएं थोड़ा महंगी होती है और हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी हो सकती है, ठीक है। अगला क्या था आपका तन्यता का गुण। तो जितनी भी धातुएं होती है, तन्यता का अर्थ क्या होता है, आप उनको खींच के लंबे लंबे तार बना सकते हो, है ना। क्योंकि जो धातुएं होती है आपकी धातुओं में तन्यता का गुण पाया जाता है, तो इसलिए तो आपके जितने भी वैद्युत उपकरण है, जो तार होते हैं घरों में फिटिंग होती है, वो सारी की सारी किसकी की जाती है, आपकी धातुओं की जाती है। और जो अधातु होती है उनमें क्या होता है हमारे पास तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब क्या था हमारे पास कठोर, है ना। जितनी भी धातुएं होती हैं, ज्यादातर धातुएं क्या होती है हमारे पास कठोर होती है। इसके तीन अपवाद आते हैं, क्या क्या था आपका, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। जो पोटेशियम होती है वो तो बहुत ही ज्यादा मुलायम धातु होती है, इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, यहाँ तक कि चाकू से भी काट सकते हो, है ना। और इसके अलावा सोडियम और
पोटेशियम भी हो गया आपकी, ये धातुएं भी क्या होती है आपकी कठोर नहीं होती है, ठीक है। और ये पोटेशियम आपको याद रखना है, क्योंकि इससे कई बार आपका क्वेश्चन बन चुका है कि कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, तो कौन सी धातु आपकी पोटेशियम धातु आपकी, है ना। अब जो अधातुएं होती है आपकी वो क्या होती है, कठोर नहीं होती, आसानी से टूट जाती है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद आते हैं, ठीक है। क्या क्या आता है आपका, एक तो आता है आपका हीरा, है ना, दूसरा क्या आता है आपका बोरोन। और आपको पता होगा इस पृथ्वी पर जो सबसे कठोर तत्व है या पदार्थ है वो कौन सा है आपका, हीरा है। तो हीरा क्या है आपका अधातु होते हुए भी सबसे ज्यादा कठोर है। और दूसरा क्या था आपका बोरोन आता है, ठीक है। अगला क्या था आपका सुचालक, है ना, ऊष्मा और विद्युत के सुचालक। जितनी भी धातुएं होती हैं हमारी वो सारी की सारी क्या होती है हमारे ऊष्मा और विद्युत की चालक या सुचालक होती है। अब कोई भी चीज ऊष्मा या विद्युत की सुचालक कब होती है, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, है ना, क्योंकि विद्युत धारा के प्रवाह के लिए क्या हमारे पास चार्ज यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन का होना बहुत ही आवश्यक होता है। अब जो हमारी क्या होती है अधातुएं होती है वो ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। अब इसमें क्या आता है आपका एक अपवाद आता है, अपवाद क्या है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है हमारा विद्युत का चालक होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें भी आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन क्यों पाया जाता है, इसकी संरचना के कारण पाया जाता है, क्योंकि जो आपका ग्रेफाइट होता है उसमें कार्बन इस प्रकार से व्यवस्थित होता है कि केवल जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही अन्य तत्वों के साथ क्या अन्य कार्बन के साथ क्या करते हैं आपके आबंध बनाते हैं। जब 3 ही इलेक्ट्रॉन अन्य तत्वों के अन्य कार्बन के साथ आबंध बनाते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन क्या होता है आपका मुक्त अवस्था में बच जाता है। क्यों भाई, क्योंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है आपकी 4 होती है ना, इसलिए तो कार्बन के आपके क्या होता है बॉन्ड भी 4 बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट के अंदर इसकी संरचना इस प्रकार से होती है कि जो इसमें क्या होते हैं आपके कार्बन होते हैं वो केवल 3 ही बॉन्ड बनाता है और एक इलेक्ट्रॉन क्या आपका फ्री अवस्था में रहता है, मुक्त अवस्था में रहता है। मुक्त अवस्था में रहने के कारण यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है आपका वैद्युत का चालन करता है, ठीक है। अब अगला आता है आपका घनत्व आता है, ठीक है। तो जितनी भी धातु होती है उनका घनत्व क्या होता है आपका उच्च होता है, और जो अधातुएं होती है उनके घनत्व क्या होता है आपका कम होता है, ठीक है। गलनांक और कथनांक अर्थात जिस बिंदु पर वो गलने अथवा वाष्प में बदलने शुरुआत होते हैं ना, तो जितनी भी धातुएं होती है हमारी ज्यादातर धातुओं के गलनांक एवं कथनांक क्या होता है हमारे उच्च होते हैं और बहुत ही ज्यादा उच्च होते हैं, ठीक है। और जो हमारी गैलियम और सीजियम और मरकरी नामक धातुएं इनके गलनांक एवं कथनांक निम्न होते हैं, या क्या होता है आपके कमरे के ताप पर ही क्या हो जाता है आपके पिघल जाते हैं, है ना। और जो अधातुएं होते हैं हमारे उनके गलनांक क्या होते हैं आपके निम्न होते हैं, ठीक है। अगले क्या बताया ना आपका सोनोरस अर्थात पीटने पर आवाज करते हैं, है ना। जो धातुएं होती है उनमें आपका क्या होता है आपका ध्वन्यता का गुण पाया जाता है, यानी उनको पीटने पर आवाज आती है, जबकि अधातुओं में आपका ध्वन्यता का गुण नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आई बात समझ में। तो आज जो हमने क्या देखा आपके धातुओं और अधातुओं के भौतिक गुण देखे। अब जो हम नेक्स्ट टाइम से देखेंगे आपके धातुओं और अधातुओं के रासायनिक गुण देखेंगे। और जो धातुओं और अधातुओं में क्या थे जो आपके जो क्या थे आपके अपवाद हैं वो अपवाद इनके गुणों के जो अपवाद है वो अपवाद आपको बहुत जरूरी याद रखने, क्योंकि पेपरों में अक्सर इन्हीं अपवादों से क्या होता है आपका प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी प्रकार से आशा करता हूँ कि आप देखते रहेंगे हमारे चैनल को, साथ ही साथ जो आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं आप उनके साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और खुद भी सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।